हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमस। तो आई होप सो तुमने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो बेटा आज का टॉपिक समझने से पहले कल वाला डिसोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना। कल हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था। सारा का सारा कंसेप्ट वही है। रियलाइजेशन अकाउंट के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में कब दिखाया जाएगा। ये दो में एक ये पॉइंट हो गया। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मैंने कल तुम्हें बताया था। मैंने बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो। ठीक है बेटा। दूसरा, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है बेटा, ये कल हमने किया था। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसा कि तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 33,000 है। अभी तक तो हम क्या करते आए थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते आए थे, बट सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹15,000। बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो एसेट्स होंगी जिसको बेचकर पैसा आएगा। अगर एसेट्स होती हैं, कल मैंने बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप एसेट्स को सेल कर रहे हो तो यहां पर इस साइड पर बाय बैंक लिखते हैं, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है बेटा। फिर अगर एसेट को पार्टनर लेकर जाता है तो यहां पर लिखते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन। साथ के साथ जर्नल एंट्री भी देख लो इसकी क्या होगी। ऑब्वियस है, ये एसेट्स है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आई है, तो रियलाइजेशन तो होगा क्रेडिट। इधर वाली चीजें, इधर वाली एंट्री होगी, पैसा आया है। वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी बिजनेस में फर्म में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई एसेट पार्टनर लेकर जाता है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक चीज तो कंफर्म है, एसेट्स को सेल करने से मार्केट में या कोई पार्टनर लेकर जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट। मार्केट में सेल करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर लेकर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक ये सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से अगर आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो या किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हो तो यहां पर लिखते हैं टू बैंक। ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस की पेमेंट पार्टनर करता है तो यहां पे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस लायबिलिटी का या उस एक्सपेंस का नेम। ठीक है। ऑब्वियस है, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, अगर ये दोनों चीजें रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में है तो अंडरस्टूड है रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। डेबिट टू में या तो बैंक होगा, वही बचपन का बेसिक कंसेप्ट, अगर पेमेंट करोगे या कैश जाएगा तो टू कैश या टू बैंक। अगर पार्टनर पे करता है तो यहाँ पे लिख देना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम। ठीक है बेटा, ये हमने कल भी किया था, आज मैंने तुम्हें जनरल एंट्री बता दी इसकी साथ में। अब देखते हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड, यार देखो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में यही तो होगा, या तो पैसा आएगा या पेमेंट करोगे। क्लियर मेंशन है पेमेंट करी है तो यहाँ पे लिखो टू बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन
पेड 15,000। ठीक है बेटा। अब वर्कमैन कंपनसेशन तुमने पे कर दिया टू बैंक 15,000, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही इसलिए गया था कि भाई अगर क्लेम देना पड़ा तो क्लेम देंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट में हम क्या करते थे कि जितना क्लेम देना है उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते थे, बाकी 30 में से 15 माइनस करके 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। भाई फर्म बंद हो रही है, बंद हो रही है तो जिसका जो पैसा देना है देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा साथ के साथ, इसलिए टू बैंक लिखा है हमने। 15,000 रुपीज हम देंगे किसमें से, इस रिजर्व में से। फर्म को एक्चुअल में तो कोई लॉस हुआ नहीं, तो 15 निकालेगी, 15 पे कर देगी। तो आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 15,000 रुपीज निकाले और 15,000 रुपीज पे कर दिए। ठीक है बेटा। तो बचा 18,000। उस 18,000 को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है इसमें ध्यान देना। केस 1 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लेम पेड है 15,000, ये हो गया। केस 2, अगर क्लेम पेड हो रुपीज 33,000। केस 3, अगर क्लेम पेड है रुपीज 40,000। तीनों केसेस में जितनी पेमेंट करनी है वो हमने टू बैंक हर हाल में लिखनी ही लिखनी है, चाहे 15 हो, चाहे 33 हो, चाहे 40 हो। क्लियर। तो क्या करेंगे, केस 1 में डिस्कस कर चुका हूं। केस 2 में क्लेम पे करना है 33, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 33 निकालो और पेमेंट कर दो, आपस में कैंसिल हो गया इफेक्ट। केस 3 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 33, 33 निकालो और पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 40,000। तो ऑब्वियस है 33 निकाले, क्लेम पे किया 47,000, डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियस लॉस है। और ये लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स ही बियर करेंगे, आपस में पार्टनर्स ही पे करेंगे। तो सिचुएशन बनती है 3। सिंपल टर्म में याद रखना, अगर तो क्लेम रिजर्व से कम या रिजर्व जितना है, दोनों साइड सेम अमाउंट जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर क्लेम रिजर्व से कम है या रिजर्व जितना है तो सेम अमाउंट इधर पेमेंट करोगे और सेम रिजर्व निकाल दोगे। अगर क्लेम रिजर्व से ज्यादा पे करना है तो रिजर्व पूरा निकाल लेना और जितना क्लेम पे करना है उतना पे कर देना। यानी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि क्लेम तो हर हाल में जितना पेमेंट करनी है उतनी करनी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। रिजर्व कितना निकालना है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन थी। आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बाद आज मैं तुम्हें वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। एक तो याद रखना, पार्टनर के लोन के अलावा, XYZ पार्टनर है, पार्टनर के लोन के अलावा किसी का भी लोन हो आप उसको लायबिलिटी ही मानोगे। जैसे कि जी का लोन है तो जैसे बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय जी लोन, आप प्रॉपर लायबिलिटी ही ट्रीट करोगे और उसकी पेमेंट करोगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो सेम अमाउंट से पे कर दिया जाएगा जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे। क्लियर। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर ₹17,000। ये तो बड़ा सिंपल सा एसेट पार्टनर लेकर गया तो रिलेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन। एक वर्ड है फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के। कई बच्चे इस पॉइंट में क्या करते हैं, वो सोचते हैं फर्नीचर के को बेचा है तो वो लिखते हैं बाय के कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने कहा था बैंक और पार्टनर के नेम के अलावा कुछ नहीं आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। मेन जो मेन पॉइंट्स हैं उसके, के तो पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स तो एक्स वाई और जी है। फिर के कौन है, भाई के बाहर का पर्सन है। बाहर के पर्सन को फर्नीचर बेच दिया गया 20,000 का, तो ऑब्वियस है वो पैसे देकर गया, तो बाय बैंक लिखोगे 20,000। ठीक है जी। हाँ,
कई बार क्वेश्चन लिखा होगा फर्नीचर वो सोल्ड टू पार्टनर एक्स ₹20,000 इन कैश, ये भी लिखा होगा। बेटा अगर 20,000 इन कैश वर्ड लिख दिया तो फिर वो कैश देकर गया ना, फिर पार्टनर का नाम नहीं आएगा। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप सो तुम्हारे ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और देखते हैं, एक ये पॉइंट है, डेटर्स ऑफ ₹5,000 प्रूव बैड। भाई हमें इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि एसेट्स को बेचकर कितना कैश फर्म के पास आया। टोटल मार्केट से लेना था 1,25,000, जिसमें से मेंशन है 5,000 बैड डूब चुके हैं, 5,000 हटा दो, बचे कितने 1,20,000। इसमें से लिखा हुआ है रिमेनिंग डेटर्स, यानी 120 के डेटर्स रियलाइज कितने में हुए 90%, 90% निकलेगा 1,08,000 में रियलाइज हुए। तो डेटर्स यानी जब एसेट्स को सेल किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैंक डेटर रियलाइज 1,08,000, ठीक है बेटा। और दूसरा ये पॉइंट है, क्रेडिटर्स अवे हाफ ऑफ द स्टॉक, creditors took away half of the stock in full settlement of their account। creditors टोटल थे हमारे पास 70,000 के, ये भाई साहब स्टॉक ले गए यार, हाफ स्टॉक लेकर गए हैं। तो पंगा ये लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। वो कहते हैं कि भैया हमारा स्टॉक पड़ा है 60,000 का, हाफ स्टॉक 30,000 का स्टॉक। इतने इतने मतलब उनके अंदर वो मोटिवेशन है, इतना वो चाहते हैं हमारे स्टॉक जिसमें हम डील करते हैं वो हमारी वैल्यू 30 है, हमारे अकॉर्डिंग हमने परचेज किया था 30 में, बट मार्केट में इस समय अवेलेबल ही नहीं है, डिमांड उसकी इतनी ज्यादा हो रखी है। जो हमारे क्रेडिटर्स है वो कहते हैं भैया हमें आधा स्टॉक दे दो, आप हमें पैसे मत दो, प्लीज हमें ये स्टॉक दे दो हाफ। हमारा तो एक तरह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू थी 30, हमारी तो सेटलमेंट 70 में होगी उसकी। बेसिकली ये स्टॉक एक तरह से 70 में गया है। तो सिंपल सा टर्म याद रखना, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट, ये पूरी लायबिलिटी है, वर्ड लिखा था फुल सेटलमेंट, ये देखो फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब अब उनको कोई पैसा नहीं देना। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो, चाहे वो 10,000 का स्टॉक दिया हो, चाहे वो 1,00,000 का स्टॉक दिया, पर अगर फुल सेटलमेंट है उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि ना कैश आया ना कैश गया, ना कोई पार्टनर का नाम है। तो याद रखना, किसी भी लायबिलिटी या किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट अगर आप एसेट्स देकर करते हो तो बेटा उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एंट्री नहीं होगी। अभी याद रखना रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है 30,000 का, स्टॉक हमारे पास टोटल 60 का था, आधा स्टॉक बचा हुआ है। चलिए, रिमेनिंग स्टॉक बिका है 72 में, भाई साहब मार्केट में बेचा है 72 का उसको, तो बाय बैंक स्टॉक रियलाइज्ड 72,000। क्लियर, बाकी तो सिंपल से है। अब देखो ये पॉइंट आ गया, द फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। रिजर्व पड़ा है 120, क्लेम देना है 90। रिजर्व में से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिजर्व में से 90,000 निकालेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड 90,000 रुपीज मेंशन कर देंगे। बाकी जो 30,000 बचा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी पॉइंट्स सिंपल से, हाँ, क्रेडिटर्स टुक अवे इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, फिर वही बात आ गई, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो तो उसका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है, प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क। प्रेम कहता है कि यार डिसोल्यूशन का काम, फॉर्म को बंद कराने का काम, जो भी वर्कआउट है वो मैं खुद देख लूंगा। इसके बदले में उसको रेमुनेशन दिया गया, रेमुनेशन यानी उसके काम करने की मेहनत के पैसे दिए गए, उसके बदले में पैसों की जगह क्या दिया, फर्नीचर। एक वर्ड याद रखना, रेमुनेशन और कमीशन। अगर कोई फर्म डील होती है पार्टनर के साथ, वर्डिंग याद रखना मेरी क्या होता है, रेमुनेशन हमेशा फर्म का एक्सपेंस होता है, याद रखना। क्या बोला मैंने, रेमुनेशन हो या पार्टनर को कमीशन देना हो, वो हमेशा फर्म का एक्सपेंस ही होगा। फिर वही बात, उस रेमुनेशन के बदले में फर्म ने क्या दिया, फर्नीचर। अब याद करो वो टाइम मैंने क्या बोला था,
मैंने कहा था किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट या बेटा किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट अगर फर्म एसेट देकर करती है तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना ये पॉइंट। तो इसकी एंट्री नहीं होगी, ना एंट्री होगी, ना इसकी पोस्टिंग होगी कहीं पर रिलेशन अकाउंट में। अंडरस्टूड है? हाँ, बाकी पॉइंट सिंपल से थे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूँ। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, सिंपल बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करना, ऐसे लोन की तरह ही पार्ट है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना और डेबिट साइड में टू बैंक लिख देना जब उसकी पेमेंट करोगे तो। यानी कहने का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट को नॉर्मली जैसे ये क्रेडिटर्स वगैरह है वैसे ही ट्रीट करना। ठीक है बेटा, चलिए एक तुम्हारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यू का लोन, भैया क्यू पार्टनर है, पार्टनर का तो लोन अकाउंट बनता है। यानी जब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी 50,000। सिंपल रखो लोन अकाउंट को, बस यही याद रखो हमेशा कि बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक, बस इतना ही लिखना है, इतना ही याद रखो बस। इसके अलावा अगर इसका इंटरेस्ट देना पड़े तुम्हें, यहाँ पर भी दिखा सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए क्योंकि उसको फिर रिलेशन में भी शो करना पड़ेगा अलग नाम से। तो बस इतना याद रखो, पार्टनर का लोन हमेशा बाय बैलेंस बीडी, अगर लायबिलिटी साइड में गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी टू बैंक ही लिखना हमेशा। सब तुम्हारे मन में टेंशन होगी कि यार क्यू लोन वाज पेड along विद अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000। तुम्हारे मन में आएगा कि यार इस इंटरेस्ट को मैं कहाँ दिखाऊं। तो बेटा मैंने कहा तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो ही चीजें हैं। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो आपको सिर्फ इतना नोटिस करना है कि पेमेंट करी है या पैसा आया है, इतना सोचना बस आप। अगर तो आपने पेमेंट करी है तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं या एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो टू साइड में लिखते हैं ना, टू पार्टनर्स का नाम या बैंक के ही लिखते हैं, बस उसको भी ऐसे ट्रीट करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना टू बैंक अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ मत करना। तो ये तुम्हारा बाकी पॉइंट सिंपल से थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म को जब बंद किया गया, ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लायबिलिटी थी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस, कुछ फर्म से डैमेज वगैरह हो गई थी तो उसको किसी को पेमेंट करनी थी, कुछ नुकसान वगैरह हो गया फर्म से, उसको पेमेंट करनी थी 10,000 रुपीज की। फर्म ने ये मान के चला कि यार डैमेजेस हो गया, मुझे मार्केट में पैसा देना, उसको क्रेडिटर मान लिया। ठीक है, यानी जो गुड्स आ रही थी वो डैमेज होगी या हमने गुड्स भेजी वो डैमेज होगी, तो कहने का मतलब है 1000 हमें लगा कि 10,000 रुपीज देने हैं। ये 10,000 क्रेडिटर्स मान लिया उसको, और ये 20,000 और ऐसे लोग थे जिनको पैसा देना था, टोटल मिला के 30,000 के डेट क्रेडिटर्स हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लायबिलिटी थी ना डैमेजेस की वो सेटल्ड कितने में हुई, 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स, अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स, इनकी सेटलमेंट हुई 12,000 में। यानी इनको 12,000 रुपए देकर जान छुटी। तो यानी टू बैंक क्रेडिटर्स पेड, मैंने कहा था ना कुछ भी टेंशन हो जाए टेंशन नहीं लेनी, बस पेमेंट देख लो, पेमेंट करिए पैसा आया। टू बैंक क्रेडिटर्स पेड 12,000, तो ये 20,000 के बचे हुए हैं। इस पर देखना क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 है, कहता है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिजनेस से रिलेटेड जो क्रेडिटर्स है परचेज से रिलेटेड, एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च को हमने डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया, एक महीने के बाद इन क्रेडिटर्स और बीपी की पेमेंट करनी थी, बट वर पेड इमीडिएटली, एक महीने पहले पेमेंट कर दी हमने 31 मार्च को एट अ 12% डिस्काउंट पर एनम। एक साल का डिस्काउंट 12% है और हमने एक महीने पहले पेमेंट करी है तो 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली 20,000 के क्रेडिटर्स अभी बचे हुए थे हमारे, 12% डिस्काउंट मिला हमें इसके ऊपर,
1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि 1 महीने पहले डिस्काउंट पेमेंट कर रहे हैं हम। 200 का डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 में से 200 का डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट कितनी करी? 19,800। किसी क्वेश्चन में 1 मंथ की जगह 2 मंथ्स आ चुका है, 3 मंथ्स आ सकता है, 4 मंथ्स आ सकते हैं। 3 मंथ्स होगा तो 3/12 कर देना, 2 मंथ्स होगा तो 2/12 कर देना, दैट्स इट। सेम बीपी की पेमेंट भी करनी है 1 महीने पहले तो उसका भी डिस्काउंट ऐसे ही निकलेगा। 20,000 के ऊपर 200 निकला है तो ऑब्वियस है 10,000 के ऊपर 100 ही निकलेगा। उनकी पेमेंट करी है टू बैंक 9900। आई होप सो तुम्हारा ये पॉइंट बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, चलिए बाकी पॉइंट सिंपल से थे। बेटा ये पॉइंट है, फर्नीचर बेच दिया गया 6,000 बाय ऑक्शन, नीलामी करी गई, ऑक्शन पे बोली लगवाई गई, 6,000 में बिका। ऑक्शनर ने जिसके थ्रू हमने बिकवाया उसने हमसे कमीशन लिया 300। अब दो ऑप्शन है, थोड़ा सोचो कितना पैसा आया और कितना गया। एक तो 6,000 आए तो ये लिखो बाय बैंक फर्नीचर सोल्ड, ये कमीशन दिया 300 रुपए तो टू बैंक कमीशन पेड 300, या तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि 6,000 का फर्नीचर बेचा, 300 उसको कमीशन दे दिया, तो नेट कैश हमारे पास फर्नीचर को बेचकर कितना आया? 5,700। बाय कैश या बाय बैंक 57 दिखा दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, सेम पॉइंट नंबर 4 है, इन्वेस्टमेंट बेची गई 25,000 की, ये रही 25,000 की, इसको बेचने पे कमीशन दिया 2%। 25,000 का 2% बनता है 500 रुपीज। ठीक है, तो 25,000 में से 500 कमीशन माइनस करने के बाद बचेगा 24,500 बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड 24,500। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट नंबर 6 है, द फर्म retrenched their employees 3 months before the dissolution of the firm। 31 मार्च से 3 महीने पहले ही एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था। भाई अगर ऐसे मत निकालो यार, किसी को थोड़ा नोटिस नोटिस दे के निकालो, तो कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा करते हो तो उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन दिया फर्म ने 25,000, तो सिंपल है, फर्म ने पेमेंट करी है तो टू बैंक कंपनसेशन पेड 25,000, ये मेंशन कर देना। तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मैंने तुमसे ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिया, और अगर एक आधा पॉइंट और मिलता है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बेटा क्वेश्चन ये है आपके पास, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट नंबर है, कहता है Z एग्री टू टेक द शेयर्स, यानी Z एग्री टू टेक द शेयर्स इन C कंपनी लिमिटेड एट ₹5 each। भैया इन्होंने क्या लिखा, 100 शेयर्स इन बी कंपनी, 60 शेयर्स इन सी कंपनी। कंपनी ने इस कंपनी ने यानी इस फर्म ने, XYZ की फर्म ने बी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं और सी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। इन्होंने तो इतने के परचेज किए थे। ठीक है, जैसे इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना लिखकर शेयर्स लिख दिया। सी कंपनी के शेयर्स तो ले गया जी, एसेट पार्टनर लेकर गया तो बाय जी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा है एक शेयर की वैल्यू 5 रुपीज है, 60 शेयर्स है 5 रुपीज के हिसाब से, तो वो 300 में लेकर गया है, तो बाय जी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सी कंपनी शेयर्स टेकन 300 रुपीज दिखाओगे। इस अमाउंट का तो चलो कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट भी ऐसे लिखा है, द शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बी कंपनी के शेयर्स जो कि 2000 के थे, क्योंकि प्राइस मेंशन नहीं है ना, तो ऑब्वियस है 2000 के ही लेंगे हम। 2000 के शेयर्स पार्टनर्स लेकर जा चुके हैं एक्स वाई जी इस रेशो में, तो यानी कोई भी पार्टनर एसेट लेकर जाता है अगर, तो बाय साइड में रिलेशन की बाय एक्स बाय वाई बाय जी कैपिटल अकाउंट 2000 को 7 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बेटा मैं तुम्हें रियलाइजेशन का प्रॉपर अकाउंट बताया, मैंने तुम्हें प्रॉपर जितने पॉइंट्स बनते हैं वो भी मैंने तुमसे एक्सप्लेन कर दिए, जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स थे वो भी एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी तुम्हें कोई पॉइंट्स में डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज करना, मैं उसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बट कल का टॉपिक मत भूलना, कल मैं तुम्हें वो एंट्रीज बताने जा रहा हूँ ना बेटा, वो एंट्रीज जो अगर पेपर में आ गई तो बेटा 6, एक बार पेपर ऐसा आया था इतिहास में तो उसमें 6 एंट्री आ गई थी, तो भैया बहुत कुछ पेपर बन गया था उस साल का वो। कल मैं वो एंट्री कराने वाला हूँ तुम्हें, अल्टीमेट वाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वो मैं कल कराने वाला हूँ तुम्हें। ऐसे ही अगर तुम्हें टॉपिक समझ आया और अच्छे से क्वेश्चन किए हो तुमने, तो ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए, ऐसे ही टॉपिक को देखने के लिए चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।